और अभी आपको बताएं, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज 5:30 बजे इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। पाकिस्तानी मईशत ने रवा माली साल कैसी कारकर्दगी दिखाई, क्या अहदाफ हासिल किए, कौन कौन से टारगेट हासिल करने में नाकाम हुई, वजूहात क्या रहीं, आगे मौक़े क्या हैं और मुल्क की मईशत को कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं। इन्हीं तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए जियो न्यूज़ की बजट की खुसूसी नशरियात आप इस वक्त मुलाहिज़ा करें। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस आसर साहिबा, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ अनवर, ताजिर रहनुमा और माहिर ज़रई उमूर शहजाद अली मलिक और मुआशी तजियाकार खुर्रम शहजाद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले आगाज़ करेंगे डिस्कशन का। शहजाद अली मलिक साहब, आपसे कहिएगा, रवा साल पाकिस्तान में ज़रई शोबे ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और हमने देखा कि ज़रई शोबे की नमूद 6.25% रही। गंदम, कपास, चावल की पैदावार रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। गंदम बहरान ज़रई शोबे की ग्रोथ पर मनफी असर तो नहीं डालेगा? जी बहुत शुक्रिया। आपने सही निशानदेही की कि हमारे जो पिछले साल हदफ हमने अचीव किया तरक्याती, वो बड़ा इनकरेजिंग था। मगर मैं ये देख रहा हूँ कि जो इस साल के बजट में सुनने में जो आ रहा है और जो खबरें पढ़ने में आ रही हैं, टैक्सेस का ये इम्पोज कर रहे हैं, जो सेल्स टैक्स है ऑन एग्रीकल्चरल इनपुट्स लाइक पेस्टिसाइड्स, सीड और ट्रैक्टर्स वगैरह के ऊपर, तो उस पे मैं समझता हूँ कि ये बड़े मनफी असरात आएंगे ज़राअत के ऊपर, और ख़ास तौर पे हमारे किसानों के लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर सेल्स टैक्स इन एग्रीकल्चरल इनपुट्स पे लगता है और इसके बड़े मनफी असरात आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इसको लगाने पे इस वक्त सोच रही है तो इसके ऊपर नज़रसानी करें, और उम्मीद है कि ये ज़राअत की इनपुट्स के ऊपर टैक्सेस का इनकाद नहीं होगा। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हमें जो हमारी इस साल जो माली साल में, रवा माली साल में जो हमारी प्रॉब्लम आई गंदम की वजह से, तो अगले साल गंदम में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, मगर बाकी क्रॉप्स जो सी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है। चावल की फसल जो सी है हमारी, राइस की क्रॉप, उसने पिछले साल भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया और इस साल भी उम्मीद है कि बहुत इस साल भी हम उम्मीद करते हैं। काशिफ अनवर साहब, एक और अहम बात सनती शोबे की, जिसकी पैदावार 3.4% के बरक्स 1.2% रही और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार 4.3% हदफ के बरक्स 2.4% रही। इसकी आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हैं? सनतों को किन मसाइल का सामना रहा है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप डिवेल्यू करेंगे और आपके मुल्क के अंदर रॉ मटेरियल्स नहीं बनेंगे, आपने बाहर से इम्पोर्ट करनी है और इसी की वजह से आपकी सारी महंगाई होती है। तो एलसीज भी हमने अपने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए एलसीज भी नहीं खोली, और हम बार बार अपनी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, यूटिलिटी की प्राइसेस को बढ़ाते गए, बिजली की कीमत को बढ़ाया, इंटरेस्ट रेट को हमने 22% पे रखा, हमने अपनी गैस की कीमत को बढ़ा दिया। तो अगर हम हर चीज को बढ़ाते जाएंगे तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर रॉ मटेरियल्स भी ना बने, हमारी आपकी इंडस्ट्री भी बंद होती रही और हम उसके बावजूद ये समझें कि हमारी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बेहतर हो जाएगी। तो वैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेहतर नहीं होगी, हमें फैसिलिटीज देनी होंगी उस तमाम इंडस्ट्री को। और यहाँ पर अगर हम उन क्लोज यूनिट्स के ऊपर, एमडीआई का भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जो रनिंग यूनिट्स हैं उन्होंने तो एमडीआई चार्जेस देने ही देने हैं, लेकिन जो क्लोज यूनिट्स हैं वो भी अपने एमडीआई चार्जेस दे रहे हैं। तो हमें जब तक हम अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को जब तक इनपुट की प्राइसेस में कमी नहीं करेंगे, और मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि द मदर ऑफ ऑल इविल्स इज द डिवैल्यूएशन, क्योंकि हमने अपनी डिवैल्यूएशन को करके, अपनी करेंसी को वीक करके कई तजर्बात किए हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन एक्सपोर्ट्स तो चाहे बढ़े ना बढ़े, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल यहाँ पर आउटपुट है उसे जरूर फर्क पड़ा है। तो हम जब तक इसको कम नहीं करेंगे हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बेहतर नहीं हो।
खुर्रम शहजाद साहब, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बजट खसारे को काबू करने के लिए आमदन बढ़ना ज़रूरी है, आमदन बढ़ाना भी ज़रूरी है, और कहा जा रहा है कि रिटेल, होलसेल, ज़राअत और रियल एस्टेट पर टैक्स का निफाज होगा। ये कितना ज़रूरी इकदाम है और इस पर किस हद तक अमल हो सकेगा, या फिर वही कि तनख्वाहदार तबका ही मजीद बोझ उठाएगा? जी, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए। मैं थोड़े से नंबर्स आपसे पहले शेयर कर लेता हूँ जो आई एम श्योर ये अनाउंस होंगे, और नेशनल जो अकाउंट्स हैं वो ऑलरेडी आपको पता है नंबर्स तो अनाउंस हो चुके थे। अगर आप जीडीपी देखें, हमारी जीडीपी का साइज जो है 375 अरब डॉलर जो है वो पहुंचा है। लास्ट ईयर 338 अरब डॉलर के करीब था, तो 11% तकरीबन जो है इम्प्रूव हुई है हमारी जीडीपी, जो पूरी मईशत का साइज होता है। ऑल्दो हम इस नंबर पे पहले पहुंच चुके थे, लेकिन आपको पता है बीच में डिक्लाइन भी हुआ है। और उसके अलावा अगर पर कैपिटा की बात करें, जो आपने आमदन की बात की है, तो वो स्लाइटली इम्प्रूव वो भी हुई है। तकरीबन कोई 8% जो है पर कैपिटा इनकम जो होती है पूरे साल की, एक फी का आमदनी जिसे कहते हैं, वो कोई 1680 डॉलर पे पहुंची है, और पिछले साल कोई 1551 थी। और उसके साथ साथ अगर आप देखें, 3 बड़े सेक्टर्स जो है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। एग्रीकल्चर में ऑफकोर्स आपने बात की, 6.25% ग्रोथ आई है एग्रीकल्चर में, जिसने एक्चुअली ड्राइव किया है 2.38% जीडीपी ग्रोथ को, और अगले साल भी एक्सपेक्टेड है कि एग्रीकल्चर ड्राइव करे। बट वीट का क्राइसिस थोड़ा सा ऐसा हुआ है, वीट के जो प्राइसिंग का क्राइसिस है, जिसकी वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा एक कंसर्न होगा। मैन्युफैक्चरिंग ने 1.21% ग्रो किया, और सर्विसेज ने भी 1.21% ग्रो किया। अब आपकी मैं बात करता हूँ रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड की। देखिए, ये बहुत बड़ा एरिया है, ये तकरीबन इकोनॉमी का 20% बनता है, और ये जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं इसमें हार्डली 1% जो है वो पोर्शन है। हालांकि 2.5 मिलियन जो है वो तकरीबन दुकानें हैं बड़ी, जो कि टैक्स नेट में आ सकती हैं, और एक माइनर मिनिमम टैक्स लगाएं आप, ताकि जो है कुछ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी ना पड़े। बट टैक्स नेट में सिंबॉलिकली अगर ले आए, ये भी बहुत बड़ी बात है। शुरुआत जरूर करें, क्योंकि डायरेक्शन अगर ठीक होगी, और ये जो 3-4 सेक्टर्स हम बात करते हैं ना, रियल एस्टेट में टैक्स जो है होता है लेकिन कलेक्ट नहीं करते उस तरह से, या उस वैल्यूएशन पे कलेक्ट नहीं होता। एग्रीकल्चर में जो है उसका पोर्शन जीडीपी में 23% है, और सिर्फ हार्डली 1% जो है कलेक्ट होता है। तो रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड और एग्रीकल्चर, ये टोटल मिला के इकोनॉमी का तकरीबन 43-45% बनते हैं, और पूरे टैक्सेस का जो है सिर्फ 2% भी पे नहीं करते, और रिमेनिंग जो 55% है इकोनॉमी का, वो 98% जो है वो टैक्सेस पे करते हैं। तो ये जो डिसबैलेंस है इसको ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी इकोनॉमी कभी भी ठीक नहीं हो पाएगी, आप मुश्किलात में मजीद गिरते जाएंगे। और एक और चीज कि जो टैक्स है ऑलरेडी, उन पर टैक्स बर्डन कम करें, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ या एक्टिविटी या इम्प्रूवमेंट आ सके और इन्वेस्टमेंट हो सके, क्योंकि इसी तरह से हम निकलेंगे बाहर। अब हम बहुत ज्यादा जो है स्टेबलाइजेशन ही की तरफ जाते रहेंगे, तो हमारी ग्रोथ जो है वो किल होगी, और कोई भी इकोनॉमी ग्रोथ किल करके टैक्सेस नहीं बढ़ा सकती और अपना रिसोर्स नहीं बिल्ड कर सकती। हमेशा ग्रोथ से, इन्वेस्टमेंट से जो है वो हर चीज बेहतर होती है। अच्छा शहजाद साहब, आइंदा साल टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए ज़रूरी अशिया, बीजों, खाद, ट्रैक्टर, दीगर आलात पर सेल्स टैक्स आयद होने की भी खबरें अभी तक सामने आ रही हैं। इससे आपका क्या एनालिसिस है, आपको क्या लगता है कि ज़रूरी शोबे पर क्या असरात पड़ेंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ जाहिर है इसके मनफी असरात तो आएंगे, मगर मैं समझता हूँ कि हमें अपनी 2 चीज़ों पे अपनी इकोनॉमी की रिवाइवल के लिए काम करना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि एक्सपोर्ट एनहांसमेंट के ऊपर काम करना, मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त ये भी है कि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएं, और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में खास तौर पे एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, एग्रो बेस्ड जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, मसलन एडिबल ऑयल है, कॉटन है, वीट है, पल्सेस हैं, ये हम तकरीबन 10 से 11 अरब डॉलर की इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम ऑयल सीड क्रॉप्स के ऊपर, वीट और कॉटन और पल्सेस के ऊपर हम हाई यील्डिंग वैरायटीज जो सी लेके आए, और ये हमें ज़्यादा अरसे में नहीं है, 1-2 साल के अंदर हमें ये काम करना चाहिए, ताकि हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकें, साथ साथ हम अपने एक्सपोर्ट्स की तरफ बढ़ाने की भी बात करें। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ इससे हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल जल्दी हो पाएगा, और जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है उसमें भी खातर खा कमी होगी।
अच्छा काशिफ अनवर साहब, इससे पहले जो आप सनतों के मसाइल पर भी बात कर रहे थे, एक दफ़ा अगर हम इस पर थोड़ी और डिटेल में बात करें कि किन मसाइल का सामना रहा है इस दफ़ा सनतों को, और अगर पर्टिकुलरली बात की जाए दरामदात को काबू में रखने के फैसले की, तो आपको क्या लगता है कितना दुरुस्त फैसला था ये? हमें इस बात को समझना है कि हमारे मुल्क के अंदर रॉ मटेरियल्स नहीं बनते। अगर आपने अपनी इंडस्ट्री को चलाना है तो आपको रॉ मटेरियल्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ेंगे। दूसरी बात, अगर हम ये कहते हैं कि हमारी मईशत का जो दारोमदार है एग्रीकल्चर के ऊपर है, तो हमें उस पे भी वैल्यू एडिशन की तरफ जाना है। और हमें इस बात को भी देखना है कि अगर हम अपने वाटर रिजर्वॉयर्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम डैम्स की तरफ नहीं जाएंगे, हम एनर्जी मिक्स की तरफ नहीं जाएंगे, जो हमारा सबसे बड़ा इशू रहा। देखें, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इट हैज अ पोर्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। अब अगर हम ये तमाम चीजें जो आपकी कॉस्ट में ऐड होती हैं, अगर हम उसको बढ़ाते ही जाएंगे तो हम ये नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले जो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर काम करना होगा वो डैम्स की तरफ जाना होगा, वाटर रिजर्वॉयर्स की तरफ जाना होगा। अगर आपका किसान फसल लगाता है, अगर आपके मईशी वहां पर है और सैलाब आ जाता है, क्लाइमेट चेंज, हमने क्लाइमेट चेंज के लिए क्या किया है आगे का? पाकिस्तान सबसे बड़ा फैक्ट्री है क्लाइमेट चेंज का, क्या हमने उसके लिए कोई इकदाम किए हैं? अगले सालों में जो सैलाब आएंगे, क्या हमने वाटर रिजर्वॉयर्स के लिए कोई काम किया? आपकी फसलें खड़ी हैं, आपके वहां पर बाजार है, आपकी इंडस्ट्री और सब कुछ अगर सैलाब में चला जाएगा तो ऐसे तो नहीं काम चलेगा ना। ये हमें देखना होगा। और हमें ये भी देखना होगा हमें कौन सी क्रॉप्स लगानी है। अगर हम ये कहते हैं हमारी एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा दारोमदार हमारे टेक्सटाइल के ऊपर है और हमने कॉटन को इंपोर्ट करना है, ठीक है, बांग्लादेश करता है, बांग्लादेश में कॉटन नहीं प्रोड्यूस होता, लेकिन हमें वहां पर फिर शुगर नहीं लगाना। और एग्रीकल्चर का मैं एक पॉइंट जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, हमें सोसाइटीज नहीं काटनी है, हमें एग्रीकल्चरल लैंड को बचाना है। हमें जहां पर चावल, जहां पर गंदम, जहां पर गन्ना, जहां पर कॉटन नहीं लगना है, हमें उसी को लगाना है। अगर हम अपनी ज़रूरी जमीन पे सोसाइटीज बनाते जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी नहीं चलेगी। और आप इंडस्ट्री की बात करें, हमें जो मोटे मोटे इनपुट्स हैं और जो हमने कर्टेल करने की कोशिश की, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके हमने एलसीज नहीं खोली, उसमें रॉ मटेरियल तो नहीं आए, उसमें आपकी मशीनरी भी नहीं आई। और जब आपकी मशीनरी नहीं आएगी, आप एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ कैसे जाएंगे? फिर हम ये कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स, हमारी मशीनरी अप टू डेट नहीं है, मार्केट में जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स देने हैं तो वो तो टेक्नोलॉजी के साथ होगा। हम टेक्नोलॉजी मुल्क के अंदर नहीं आने देंगे तो फिर हमारी एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ेंगे। तो हमें सिर्फ एक तरफ नहीं देखना, हमें बहुत से इश्यूज की तरफ देखना है। और जब आपकी जो इंडस्ट्री है उसको बहुत से डिपार्टमेंट्स में डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें और भी बहुत से इश्यूज हैं जिसपे अगर हुकूमत स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे। और आखिर में एक बात ये जरूर करूंगा, हमारी पॉलिसीज जो हैं एक तो स्टेक होल्डर्स के बगैर बनती हैं, दूसरा हमारी पॉलिसीज पहले इंप्लीमेंट होती हैं और उसके बाद फिर हम उस पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेक होल्डर्स के साथ पहले बैठें, डिस्कस करें और उसके बाद पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करें और इकदाम करने होंगे। ये बहुत जरूरी आपने इंपॉर्टेंट आपने बात की है। आप सभी हमारे साथ रहिए।